नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज दिल्ली में एक नए युग की शुरुआत कहा जाए कि दिल्ली के लिए आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया और जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक तरह से दिल्ली के लिए नए युग की शुरुआत है। दिल्ली के लिए आरोग्य मंदिर का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए दिए थे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराने, जगह जगह जन आरोग्य मंदिर खोलने और दिल्ली के लोगों को मुफ्त जांच की सुविधा देने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि लेकिन पिछली सरकार ने, जो आप सरकार की बात उन्होंने की है, पिछली सरकार ने उस दिशा में कभी काम नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा, रेखा गुप्ता ने, दिल्ली के सीएम ने ये भी कहा कि आज दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। साथ ही इस केंद्र के उद्घाटन में और आरोग्य मंदिर को लेकर कई नेताओं ने अपने विचार रखे। एक नया युग, एक नया समय, एक माइलस्टोन दिल्ली के लिए आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है, जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रोक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीजें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में जनता को दी गई है। तो ये एक ऐसा काम जो कि प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। दिल्ली में आज लोग अपने आसपास के इन जन आरोग्य केंद्रों में जा करके इलाज पा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं, जो कि आयुष्मान योजना और वय बंधन योजना या आशा कार्ड के लिए वो सारे रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हो पाएंगे। तो जो लोग बेचारे साइबर कैफे जा करके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर होते थे, अब ये सारी फैसिलिटी इनबिल्ट हमारे इन आरोग्य मंदिरों में रहेगी। मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा आदरणीय मोदी जी की ओर से कोई और हो नहीं सकता था। आज दिल्ली को हम उस ओर लेके जा रहे हैं जहां इलाज के कारण से कम किसी को जीवन ना गंवाना पड़े। देखिए, आज करावन नगर के खजूरी में ये आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है और इसी प्रकार दिल्ली के 33 जगहों पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को सौंपे जा रहे हैं। और पिछले 10 साल में आयुष्मान योजना को जो रोक कर रखा गया, ये आरोग्य मंदिर तो 5-7 साल पहले ही बन जाने चाहिए थे। यहाँ पर लोगों को इलाज भी मिलेगा, सारे टेस्ट भी फ्री में होंगे, लेकिन पिछली सरकार ने इसको रोक के रखा। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य सेक्टर में लूट का एक मॉडल चलाया था, वो मॉडल अब समाप्त हो गया है। अब दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, अब आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएं देने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, उसको पूरा करने के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, 2400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दे के रखा था 5 साल से दिल्ली सरकार को ये आरोग्य मंदिर खोलने के लिए, लेकिन पिछली सरकार ने इसको रोक के रखा और खर्च नहीं किया। अब ये आखिरी 8 महीने बचे हैं जिसमें हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये पूरा फंड यूज करेंगे और दिल्ली की जनता को उनका हक दे के रहेंगे।
पार्टी का कहना है कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसी को चेंज करके ये सब कर रहे हैं। ये सामने कैमरे के सामने है, ये मोहल्ला क्लिनिक था क्या? ये आरोग्य मंदिर बना है, यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं था। और मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, अरविंद केजरीवाल की लूट की दुकानें थी। अरविंद केजरीवाल वहां से कमीशन खाने का पाप करते थे और वो कमीशन की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। 8 बजे से 2 बजे तक आरोग्य मंदिर खुलेंगे, संडे के दिन बंद रहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर भी उपस्थित है, नर्स भी है और लैब टेस्ट, सारे लैब टेस्ट होंगे, वो भी बिल्कुल फ्री होंगे और एक दिन में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए ये सभी आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से दिल्ली में जो 1100 आरोग्य मंदिर बनने हैं, उसमें से 33 आरोग्य मंदिरों को आज लोकार्पित किया है। जिन आरोग्य मंदिरों में LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल जैसे महंगे टेस्ट भी इन हाउस किए जाएंगे। 200 से ज्यादा तरह की दवाइयां निशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी और अनेक तरह की वेलनेस सुविधाएं भी यहां उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब आरोग्य मंदिरों को जनता की सुविधा के लिए 100% एयर कंडीशन युक्त करके वेलनेस की सुविधा, थोड़ी सी डे केयर की सुविधा, साथ ही साथ हमारी बहनें जो नवजात शिशु के साथ अपने माता पिता या सास ससुर का इलाज कराने आ सकती हैं, उनकी और उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आरोग्य मंदिर जो जनकपुरी विधानसभा के क्षेत्र में खुला है, ये दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर एक क्रांतिकारी कदम है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। देश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री के विजन के चलते दिल्ली को एक नई सौगात और आरोग्य मंदिर मिला है। अब देखिए कि पहले तो इसको अस्पताल का नाम दिया जाता था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य मंदिर का नाम देकर लोगों में इसकी भावना को जगा और दिल्ली के अंदर आज 37 ऐसे जन आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा किया गया। मैं चौखंडी के अंदर और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हमारे मिनिस्टर साहिबानों ने इसका उद्घाटन किया। ये जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज जनता की सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके चलते जहां मोदी जी के विजन से 10 लाख रुपए का दिल्ली में मुफ्त इलाज हो सकता है, वहीं ये जन आरोग्य मंदिरों के अंदर भी आप आए, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। ऐसे लगे कि आपको महसूस हो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। इतना सुंदर और इतने अच्छे वातावरण के बनाए गए हैं, बेस्ट डॉक्टर्स लाए गए हैं, बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं और ये अपने आप में दिल्ली की कायाकल्प करने के लिए एक, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा मिशन है, जिसमें माननीय रेखा गुप्ता जी ने बहुत जल्दी ही काम आगे बढ़ेंगे। 16वीं जनगणना के लिए जाति गणना सहित राजपत्र अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आज़ादी से लेकर अब तक न केवल देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, बल्कि जो हमारा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पसमानदा समाज है, इसके विकास में बाधा बनने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की हमारी मोदी सरकार ने जाति जनगणना का, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश का विकास जातिगत धुरी पर टिका हुआ है और अब जाति जनगणना होगी, जो आंकड़े सामने आएंगे तो हम जो नीतियां और योजनाएं बनाते हैं उसके लिए निश्चित तौर पर बहुत ईमानदारी से काम कर पाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर अब तक न केवल देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, बल्कि जो हमारे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पसमानदा समाज है, इसके विकास में बाधा बनने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र ही यही है, असली चेहरा ही यही है कि जब जब समाज के विकास की बात आती है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी लकीर खींचती है जिससे समाज विकास के पथ पे आगे ना बढ़ पाए। आज केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने जनगणना, जातिगत जनगणना का जो ऐतिहासिक फैसला लिया, ये
इतिहास भी याद रखा जाएगा। देखिए हमारा देश जो है वो जातिगत धुरी पे टिका हुआ है। देश का विकास जातिगत धुरी पे टिका हुआ है और जब जातिगत जनगणना होगी, जो एग्जैक्ट फिगर सामने आएंगे, तो यकीनी तौर पे हमें जो पॉलिसीज और योजनाएं जो हम बनाते हैं उन पॉलिसीज और योजनाओं के लिए बहुत ईमानदारी से हम काम कर पाएंगे। सार्थक चीजें, सार्थक नतीजे ग्राउंड पर पहुंच पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तमाम जो सार्थक चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती। 16वीं जनगणना के लिए जाति गणना सहित राजपत्र अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जो जनगणना और जाति जनगणना की अधिसूचना जारी की गई, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था, इससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी पैदाइशी रूप से पिछड़ों की विशेष तौर से विरोधी पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वर्तमान में नेता श्री अखिलेश यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग पिछड़ों की बात तो करते थे, लेकिन पिछड़ों की बात करके सारा कुछ हड़प जाते थे और संपूर्ण पिछड़े वर्ग को उसका हिस्सा नहीं मिलता था और पिछड़े के नाम पर ये लगातार राजनीतिक फायदा उठाते थे। कल जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना और जाति जनगणना का गजट जारी हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि जो आज विकास की मुख्य धारा में नहीं है, जिनके घर में सरकारी सेवा में नहीं रहा है, जिनको राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिली थी, वह सारे रास्ते इस जनगणना के बाद और जातिगत जनगणना के बाद ये खुलेंगे और बहुत सारे लोगों का जो भविष्य अंधकार में था वह भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने 16वीं जनगणना के लिए जाति गणना सहित राजपत्र अधिसूचना जारी होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति करने का काम करती है, देश में भ्रम फैलाती है और वो लगातार भ्रम फैलाने का काम भी किया जा रहा है। इस मामले में भी उन्होंने शुरू में ही कहा था कि यह कभी नहीं होगा, वे ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है तो वे अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग राह पर लग रहे हैं। हकीकत यह है कि उनकी नीयत खराब है, वे सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। लोग उन्हें अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए आज वे हाशिए पर हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर राजनीति करने का काम करती है। देश में भ्रम फैलाओ, भय दिखाओ और वोट हासिल करो, ये कांग्रेस की नीति होती है हमेशा। इस मामले में भी शुरू में क्या कहा इन्होंने कि कभी होगा नहीं करने वाले हैं, करेंगे कब, ये सारे प्रश्न उन्होंने किया। अब सेंसस करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो और अलग बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी नीयत खराब है और ये केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। जनता इन्हें बखूबी समझ रही है, इसलिए आज हाशिए में चले गए। बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस झूठों की डीलर और फर्जी खबरों की फैक्ट्री है। झूठ बोलना उनकी विशेषता बन गई है। उनके झूठ उजागर हो चुके हैं। पहला कि भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया और दूसरा कि पाकिस्तान के असीम मुनीर को अमेरिकी सेना दिवस पर आमंत्रित किया गया है और यह भारत की नीतियों की विफलता है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस एक और झूठ बोल रही है। वे केंद्र सरकार जाति जनगणना पर यू टर्न ले रही है। सरकार की विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों में कहा गया है कि जाति जनगणना की जाएगी। कांग्रेस गलत सूचना फैला रही है क्योंकि ओबीसी के अधिकारों को छीनना उनके डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी झूठों की व्यापारी है, फेक न्यूज की फैक्ट्री है, फेक न्यूज की जननी है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, केवल सुबह शाम झूठ बोलना, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। अभी 2 कांग्रेस के झूठ पकड़े गए हैं सरेआम। G7 में भारत को न्योता नहीं मिला, पहला झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के असीम मुनीर को यूएस आर्मी डे में बुलाया गया है और ये भारत की नीतियों की विफलता है, वो झूठ भी पकड़ा गया। अब कांग्रेस पार्टी लगी है एक और झूठ फैलाने में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार अब कास्ट सेंसस नहीं करवा रही है, उस पर यू टर्न कर रही है। क्या ये सच है? इसका भी फैक्ट चेक हो चुका है और एक नहीं अनेकों बार, क्योंकि कल ही जो पीआईबी द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बैठक के बाद, उसमें साफ साफ लिखा है कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। केवल 15 जून की प्रेस रिलीज नहीं,
4 जून की प्रेस रिलीज में भी ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा और 30 अप्रैल की भी अधिसूचना और प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। पर कांग्रेस पार्टी बार बार ये झूठ क्यों फैला रही है? क्योंकि कांग्रेस की मंशा रही है हमेशा ओबीसी समाज के अधिकारों का हनन करो। हमने देखा है कि कर्नाटका में 10 साल तक सर्वे के नाम पर 165 करोड़ रुपए जनता के फूंकने के बाद अब सो कॉल्ड रीसर्वे करवाया जा रहा है। ये रीसर्वे नहीं है, ये केवल और केवल ओबीसी समाज के अधिकारों को मारने का एक तरीका है। और वहां के मुख्यमंत्री ने भी बताया कि यह निर्णय कर्नाटका की सरकार का नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है, हाई कमांड का है, जिन्होंने कहा कि 10 वर्षों के बाद इतने पैसे खर्चे करने के बाद कर्नाटका के ओबीसी समाज का अधिकार देने के बदले रीसर्वे कराओ। क्योंकि कांग्रेस की तो मंशा यही है ना कि ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनकर, SC/ST समाज के अधिकारों को छीनकर अपने विशेष वोट बैंक को दे दे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के अधिकारों का विरोध किया है और आज भी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। वो कहते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। अरे भाई, 1951 में कास्ट सेंसस सबसे पहले रोका किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1960s में आरक्षण का विरोध किया किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और मंडल कमीशन आगे बढ़ा तो उसकी रिपोर्ट का विरोध किया किसने? इंदिरा जी और राजीव जी की सरकार ने। जब इस रिपोर्ट को लागू किया गया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर इसका विरोध किया किसने? राजीव गांधी ने। इनफैक्ट राजीव गांधी ने तो कहा कि आरक्षण का लाभ बुद्धुओं को मिलता है। 2004 से 14 के बीच में भी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के सारे अधिकारों को छीनकर, SC/ST समाज के अधिकारों को छीनकर मुसलमान वोट बैंक को देना चाहती थी। AMU और जामिया के आरक्षण को भी खत्म करके उन्होंने SC/ST समाज के अधिकारों का हनन किया। और आज भी कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर मुस्लिम आरक्षण के नाम पर ओबीसी, SC/ST समाज के आरक्षण को ही नुकसान पहुंचाकर आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाकर वो आरक्षण का लाभ मुसलमानों को देना चाहती है पर ओबीसी, SC/ST समाज को नहीं देना चाहती। यही कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मानसिकता है, SC/ST विरोधी मानसिकता है, जिसकी वजह से उसने आजीवन कास्ट सेंसस का भी विरोध किया और आरक्षण का भी विरोध किया। और आज जिन लोगों ने हमेशा कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे के साथ खिलवाड़ किया है, वही लोग दूसरों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और उनका झूठ पकड़ा गया है। अब कर्नाटका में कास्ट सर्वे के बारे में और हिमाचल में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा है, और अगर तेलंगाना का मॉडल इतना ही बेहतरीन है तो इस मॉडल को कर्नाटका और हिमाचल में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।